हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर ITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसे कि हम लोग को पता है कि जेईई मेन में 4 से 5 क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी सेक्शन है। तो इसको करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बार हम रिकॉल करें तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अगर उसको देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, ये हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में। उसके बाद स्लोप पढ़े हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट एक स्लोप दिया हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो तो कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, इंटरसेप्ट अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, फिर आपका नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर दो लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2 पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2, अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 की वैल्यू -1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, तो उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस। उसमें tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड लगाते हैं ताकि एक्यूट एंगल कन्फॉर्म करें। और एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा एंड पाई माइनस थीटा दोनों होता है। जैसे मान लीजिए हम 60 डिग्री आंसर निकालते हैं और ऑप्शन में 120 डिग्री दिया है तो हम उसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द पॉइंट, कंकरेंट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, एंगल बाइसेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। फिर ट्रायंगल्स में नेचर ऑफ ट्रायंगल्स डिसाइड करने के लिए आता है। नेचर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, तो पहले हम लोग वर्टिसेस दिया रहता है तो साइड्स निकालते हैं, फिर कोसाइन फार्मूला अगर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली जो कॉस वैल्यूज़ है वो नेगेटिव आ जाती है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, पॉजिटिव आती है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इक्वल टू 0 आता है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको इक्विलैटरल कहते हैं, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों अनइक्वल है तो स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्केलन ट्रायंगल आपका एक्यूट ऑब्ट्यूस कोई भी हो सकता है। स्केलन ट्रायंगल में सिर्फ साइड्स की अनइक्वल होना जरूरी है। अगर दो ही साइड्स इक्वल हो गई तो उसको स्केलन नहीं कहेंगे। फिर हम लोग पढ़े हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रॉयड क्या होता है ट्रायंगल में। तो सेंट्रॉयड होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और सेंट्रॉयड वो पॉइंट है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद इन सेंटर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, सरकम सेंटर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, या आप ऐसा एक सेंटर, सर्किल का सेंटर जो सर्किल तीनों वर्टिसेस से पास करे उसको सरकम सेंटर कहते हैं। मतलब ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ से तीनों वर्टिसेस अपनी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ उसमें दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है उसी को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड करते हुए m1 m2 m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर सर्किल में भी बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल टचिंग x एक्सिस y एक्सिस बोथ एक्सिस, फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल, टेंजेंट, कॉर्ड, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल्स जिसमें ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। उसके बाद इस तरह से हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, है ना। बहुत कुछ का मतलब होता है कि आप रेडिकल एक्सिस तक पढ़ लिए हो, फैमिली ऑफ सर्किल्स पढ़े हो। फैमिली ऑफ सर्किल्स में हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि एक लाइन एक सर्किल अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं कोई भी इक्वेशंस। फिर टेंजेंट के लिए सर्किल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग सर्किल में पढ़े हैं। उसी तरह से पैराबोला में आपका जनरल फॉर्म, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, फिर आपका देखा जाए तो उसके बाद आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराबोला, फिर इलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम थिंग। तो अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कैसे। स्ट्रेट लाइन काफ़ी दिन हो गए थे तो हम सोचे कि एक बार रिकॉल करा दें, आप भूल भाल गए होंगे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट वैल्यूज ऑफ एम सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, सो दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज एन इंटीजर। मतलब एम की वो इंटीग्रल वैल्यूज़ बताओ जिससे जो एब्सिसा एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू इंटीजर आए। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, ये 3x
और प्लस 4 टाइम्स वाई की जगह हम लोग एम एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 9। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है x की वैल्यू आती है ये 5/3 + 4m। अब आपको ये इंटीजर चाहिए और इंटीजर ये आपको इंटीजर दे रखा है, तो आप कह सकते हो कि सर 3 + 4m की वैल्यू या तो आप 5 लिखिए या तो -5 लिखिए या तो 1 लिखिए या तो -1 लिखिए, क्योंकि 5 का ही फैक्टराइज मतलब डिवाइजर्स लिखेंगे। तो यहाँ से 4m की वैल्यू आ जाएगी 2 -8 -2 और -4। तो m की वैल्यू जाती है 1/2 -2 -1/2 और -1। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आप ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस हैं उसका जो एब्सिसा है वो इंटीजर आना चाहिए। तो एब्सिसा हमने निकाल लिया y को गायब करते हुए, y की यहाँ से वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दिया, तो एब्सिसा की वैल्यू आई 5/3 + 4m। अब इसको इंटीजर बनाने के लिए 3 + 4m को इंटीजर होना ज़रूरी है, तो ये 5 हो सकता है, -5, 1 और -1। तो इससे m की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो -2 और -1 दो इंटीग्रल वैल्यूज़ कंफर्म कर रहे हैं, और इस वजह से हम इसको आंसर कर रहे हैं। ये दो ही इंटीग्रल वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि कहोगे कि सर जो बाकी दो हैं वो नॉन इंटीजर है। तो ये रहा बच्चों आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। SCC कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। अभी इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कहेंगे, किसको दोष देंगे? हमें कहेंगे कि सर ने बताया नहीं, हम तो ऑलरेडी बता चुके हैं बच्चों। तो अब लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है अगला क्वेश्चन, इसमें दो सर्किल्स दिए हैं x² + y² - 10x - 10y + 41 = 0 और x² + y² - 22x - 10y + 137 = 0। अब आपसे कहा जा रहा है कि सर्किल की रिलेटिव लोकेशंस बताइए। सर्किल हैविंग सेम सेंटर, सर्किल्स हैव नो मीटिंग पॉइंट, सर्किल्स हैव ओनली 1 मीटिंग पॉइंट, सर्किल्स हैविंग 2 मीटिंग पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल्स में 5 लोकेशंस ड्रॉ किए हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और ये पांचवा। अब ये देखना है कि इसमें है कौन सी लोकेशंस। तो पहले सर्किल के अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को, तो आप लिखोगे 5,5 और r लिखोगे, r1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। दूसरे सर्किल का जो सेंटर है वो 11,5 लिखेंगे और r2 की वैल्यू हो जाएगी 121 + 125 - 137। तो ये हो जाता है बच्चों, ये कितना आएगा देखो तो ये आएगा आपका, आप कह सकते हो कि 146 - 137 विच इज़ अगेन 3। तो R1 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं, तो C1 C2 हो जाएगा 6 विच इज़ R1 + R2। तो इस केस में आएगा R1 और R2 का जो वैल्यू है वो C1 C2 के इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स इज समेशन ऑफ रेडियाई। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपका क्या है कि सर्किल हैविंग 1 मीटिंग पॉइंट। ध्यान रखना इन सब की कंडीशंस होती हैं। इसकी कंडीशंस होती है बच्चों, C1 C2 की वैल्यू सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के ग्रेटर होती है, इसमें आपकी इक्वल होती है, इसमें आपकी लेस होती है। लेकिन क्या है, लेस इन तीनों केस में होता है। तो एक हम लोग यहाँ पे मॉडल ऑफ R1 - R2 कर देते हैं। यहाँ पे R1 - R2 की वैल्यू सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होता है, और यहाँ पे R1 - R2 ही आपका सेंटर के बीच की डिस्टेंस से ग्रेटर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ होल्ड कर रही है। तो ये पॉसिबिलिटी जब होल्ड कर रही है तो ये डायग्राम बनाए, और इस डायग्राम में केवल कितने मीटिंग पॉइंट हैं? ओनली 1। क्या सर्किल का सेंटर सेम है? तो कहोगे कि नहीं, सर्किल के सेंटर तो अलग अलग हैं। पहले सर्किल का सेंटर 5,5 है, दूसरे का 11,5 है, वो क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को अलग अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, आराम से इत्मीनान से ये सब करते जाना है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कंप्लीट। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि S1 S2 आपके दो सर्किल्स दिए हैं। क्या मैंने बोला? S1 S2 आपके दो सर्किल्स दिए हैं। जो आसान क्वेश्चन है उनको हम नहीं करा रहे हैं। अब एक जैसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि एक 4 सर्किल हैं, उनके सेंटर्स हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तो क्या डायग्राम बनेगा? तो चारों से एक स्क्वायर बनता है, वो तो सिंपल सा है, वो टाइम वेस्टिंग है, उतना नहीं करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। x² + y² = 9, x - 2 होल स्क्वायर + y² = 1। ए सर्किल देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल S which touches S1 इंटरनली एंड S2 एक्सटर्नली इज़ गिवन बाई। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि S1 इसका सर्किल का सेंटर क्या है? इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है।
इस सर्किल का सेंटर 2,0 है और ये रेडियस 1 है, तो ये कुछ सर्किल आप कह सकते हो कि 2,0 और रेडियस 1, तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगा ऐसे, है ना, 2,0 और रेडियस 1। क्यों? क्योंकि ये टोटल 3 है, ये भी डिस्टेंस। तो ऐसा सर्किल आपसे कह रहा है कि S1 को इंटरनली टच करे और S2 को एक्सटर्नली, तो आप ऐसे बना सकते हैं डायग्राम इस तरह से। और मान लीजिए इसके सेंटर को हम H के मान लेते हैं, H, K। तो आप कह सकते हो कि सर ये एक्सटर्नल टच हो रहा है और यहाँ इंटरनल टच, तो आप डायरेक्टली डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल्स, तो आप कह सकते हो कि सर क्लियरली ये जो H, या इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग P मान लेते हैं इस पॉइंट को, और ये इसके सर्किल को C1 मान लेते हैं। तो PC1 की वैल्यू जो है वो आप कह सकते हो कि सर ये R है और ये इसका रेडियस जो है वो 1 था, तो दिस इज़ R+1। और दो PC2 होगा वो आपका 3 - R के इक्वल होगा। तो इनका समेशन करेंगे तो PC1 + PC2 की वैल्यू जो होगी वो 4 आ जाएगी, विच इज़ ए कांस्टेंट, R पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये इलिप्स आता है। और इलिप्स का जो सर्किल का सेंटर है, आप ध्यान से देखो तो इसमें हम लोग करते क्या हैं बच्चों की, ये इस तरह से डायग्राम रिलेट कर लेंगे कि यहाँ पे एक 0, 0 पॉइंट है और यहाँ पे एक 2,0 पॉइंट है, और इनका जो समेशन है वो आपका आ रहा है, आप कह सकते हो कि इसका जो समेशन का जो सम आ रहा है वो आपका आ रहा है किसके इक्वल बताओ? तो 4 के इक्वल, 4 मतलब 2a के इक्वल। तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये इलिप्स होता है ना आपका, तो 2 ये डायरेक्टली, अदरवाइज आप इनकी वैल्यू एक्सप्रेशन का लिख के एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और ये 2ae होता है, तो 2ae की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ae हो गया आपका 1, a 2 है तो e की वैल्यू अब ध्यान से देखो तो 1/2 आ जाएगी। और चूँकि b² की वैल्यू होती है a² × 1 - e², ये सब इलिप्स के रिजल्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 4, 1 - 1/4 विच इज़ 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब सर्किल का सेंटर इसका सेंटर कितना आएगा? तो 1,0। तो इलिप्स की इक्वेशन हम लोग लिख देंगे x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a² का मतलब 4 + y² 3 = 1। अब ये ऑप्शन में पूछा है कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे बच्चों? देखो एक्सटर्नल टच क्या है? एक्सटर्नल टच मतलब होता है कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल होती है, जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे। इंटरनल टच क्या होता है कि रेडियस सेंटर से बीच की डिस्टेंस जो होती है रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होती है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो मॉड लगा था, आपको कैसे पता चला कि 3 जो है वो R से बड़ा है? क्योंकि सर्किल के अंदर ही अपना दूसरा सर्किल है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो 3 रेडियस वाला सर्किल है उससे R क्या होगा? लेस होगा। तो मॉड को हमने डायरेक्टली लिख दिया है बिना ब्रेक किए हुए। अब इन दोनों का जब सम करते हैं, R वेरिएबल है, R की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आप कह रहे हो कि ये तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो जब PS + PS' की वैल्यू 2a करते हैं तो 2a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। और आपका जो S और S' क्या होते हैं? फोकाई होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस होती है 2ae, तो 2ae की वैल्यू 2 है, तो ae हो गया 1, तो e उससे हाफ मिल गया। a आपको ऑलरेडी 2 मिला था, तो b² = a² × 1 - e² से b की वैल्यू मिलती है। और सेंटर सर्किल का सेंटर अगर h के हो और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस 2a 2b हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं इक्वेशन? x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² + y - b k का होल स्क्वायर अपॉन b² = 1। तो वही हमने ये लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 + y² अपॉन 3 = 1। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे इसको मुझे याद है छोड़ के आए थे और कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जा रहा है। अरे भाई ये अंदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स तो हम थक गए हैं, और अंदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कि अगर किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट दिए हैं और उनसे सम ऑफ किसी अनदर पॉइंट का कांस्टेंट हो तो लोकस ऑफ अनदर पॉइंट इलिप्स होता है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है हाइपरबोला होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अगर ये वर्टिकल होते तो हमारा वर्टिकल इलिप्स टाइप का आंसर आता। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक इलिप्स है, उस पर कोई टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, a cos थीटा b sin थीटा, और 0 से π/2 है थीटा। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एक्स लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस मेड बाई टैंजेंट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाई टैंजेंट इज मिनिमम। तो देखो ये है आपका इलिप्स, ये वो पॉइंट है
इसको ज्वाइन किए, ये ओ ए बी, ये आपको दिया हुआ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x cos थीटा बाई ए प्लस y साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं ओ ए प्लस ओ बी की बात करूं, मान लीजिए उसको सम को हम ओ ए प्लस ओ बी कह रहे हैं, तो ओ ए कितना आएगा, तो ओ ए आएगा 3√3 बाई कॉस थीटा, या इसको सेक थीटा लिख देते हैं, और ये आएगा अपॉन कोसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 3√3 सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको 0 करते हैं तो आ जाएगा 3√3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस्ट 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/√3। तो आपका आप ध्यान से देख सकते हो कि थीटा आ जाएगा π/6। और एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसके दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही आएंगे, इसके दोनों टर्म नेगेटिव होने की वजह से ओवरऑल जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कंफर्म करता है कि देयर इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये ध्यान रखना आप। कुल मिला के क्या किया हमने, टेंजेंट की इक्वेशन लिखा यार, इंटरसेप्ट निकाला, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों का सम कर दिया, उसको फंक्शन में डिफरेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया। सेकंड डेरिवेटिव कंफर्मेशन के लिए निकाल सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। और इस सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू आप कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा π/6। ऑप्शन में जैसे π/6, π/4, π/3, π/2 इस तरह का ऑप्शन, π/2 तो होगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट है ही नहीं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर पॉइंट x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0, x1 y1 पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगी, t इक्वल टू 0। और नॉर्मल की इक्वेशन से पहले हमेशा टेंजेंट की इक्वेशन लिख के स्लोप निकालते हुए नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले dy/dx से टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और वहाँ से फिर आता है नॉर्मल का स्लोप। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। और ये सब फंडे तभी अप्लाई करेंगे जब पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, क्या बोला, पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तभी ये सब करेंगे। अदरवाइज ये कंसेप्ट नहीं यूज़ करते। फिर हम स्लोप का टेंजेंट लिखते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं और एकदम चिल रहते हैं। उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो कोई भी इत्मीनान से काम करेंगे तो हो जाएगा, आराम से करिए, चिल रहिए। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x पासिंग थ्रू a, 0 देन a मस्ट बी ग्रेटर दैन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो अब हम लोग सीखेंगे। वैसे डायरेक्टली इसका रिजल्ट होता है h इज ग्रेटर देन 2a, 2a मतलब लेटेस्ट सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका सेमी लेटेस्ट रेक्टम निकाल, लेटेस्ट रेक्टम कितना है आप देखो ध्यान से, तो लेटेस्ट रेक्टम आपका 2 है, तो वहाँ से ये पॉइंट आ सकता है। लेकिन हम लोग इसको इत्मीनान से करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता तो नॉर्मल एट t लिख देंगे, नॉर्मल एट t। तो ये हम लोग पढ़े हैं tx प्लस वाई इक्वल टू 2at। तो a की वैल्यू यहाँ 1/2 है, तो 2 इंटू ए इंटू टी प्लस AT3। a 4a की वैल्यू 2 है तो AT3। अब इसको कहाँ से पास कराते हैं, a, 0 से। तो ये AT प्लस 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा t और प्लस t²/2। तो आप ध्यान से देखोगे तो t3/2 आएगा, तो t की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और एक t²/2 की वैल्यू आ जाएगी a-1। अब आप चाहते हो कि यहाँ 3 नॉर्मल मिले तो आप 3 t चाहोगे, तो a-1 ग्रेटर दैन 0, तो a की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आ जाएगी। वैसे हम आपको ये बता रहे थे कि जब आपका स्टैंडर्ड पैराबोला होता है और इसको हम लोग h, 0 मानते हैं, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो h इज ग्रेटर दैन आता है 2a। मतलब आप कह सकते हो कि h की वैल्यू ग्रेटर दैन लेटेस्ट रेक्टम अपॉन 2 आती है। तो यहाँ पे h की वैल्यू a कर रहा है और ये ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्टली। अगर रिजल्ट याद है तो, नहीं भी याद है तभी भी कर सकते हो क्वेश्चन। तो a मस्ट बी ग्रेटर दैन 1, मतलब आंसर हो जाएगा 4। मतलब 1 से अगर आप ग्रेटर लेते हो
तो आपको केवल 3 नॉर्मल मिलेंगे। और ए क्या है, तो ए एक पैरामीटर है जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, a, 0 इज द पॉइंट। तो ये ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल की इक्वेशन से भी सोच सकते हैं कि हमें 3 टी कैसे मिलेंगे, और अगर आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता है तो आप उसे भी रिलेट कर सकते हो। वैसे ये लेंथ वाइज सेम होता है, बस यहाँ पे चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे यहाँ 2a की वैल्यू कितनी है, आप कह सकते हो 4a2 है तो 2a आपका हाफ है, सॉरी 2a 1, 4a की वैल्यू 2 है तो 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 मिनट, हम कुछ गलत लिख रहे हैं। लेटेस्ट रेक्टम अपॉन 2, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना है इसका, a, नहीं सही है, सही है, यहाँ से भी सही आएगा। लेटेस्ट रेक्टम बाई 2 है ना, लेटेस्ट रेक्टम 4 है, सॉरी 2, तो आंसर इसका आएगा a इज़ ग्रेटर दैन 1। ओके, आंसर सही है अपनी जगह पे, 1 से ग्रेटर। थोड़ा सा लेटेस्ट रेक्टम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो सकता है। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो मिड पॉइंट को h के मानेंगे तो कॉर्ड मिड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ मिड पॉइंट x1 y1 होता है t = s1। फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चारों केस में ध्यान रखना। सर्किल के केस में d = r, सर्किल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की इक्वल करेंगे। पैराबोला के केस में c = a/m होता है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो सब कुछ भूल भाल लगाए तो क्वाड्रेटिक जनरेट करके उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। इलिप्स के केस में c² = a² m² + b² होता है, और हाइपरबोला में a² m² - b²। तो पहले t = 0 से लिखते हैं। ये ऐसे कुछ है कि एक सर्किल के मिड पॉइंट, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस है ये, और ये एक हाइपरबोला को टच कर रहा है। तो पहले t = s1 लिखते हैं। तो t = s1 मतलब हो गया hx + ky - 25 = h² + k² - 25। तो आप कह सकते हो 25 उड़ गया और ये आ जाएगा -h/k टाइम्स x प्लस h² + k² k। तो c² = a² m² - b²। तो c² मतलब h + k, h² + k² का होल स्क्वायर। a² मतलब 9 h² k² - b² मतलब 25। तो ये हो जाएगा बच्चों h² + k² होल स्क्वायर, और ये k² से मल्टीप्लाई कर दो तो 9h² - 25 k²। या इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं कि लोकस हो जाएगा x² + y² होल स्क्वायर - 9x² + 25y² = 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। x² + y² होल स्क्वायर - 9x² + 25y² = 0। तो ये है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच इज़ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो सबसे पहले आप कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं t = s1 वाले लॉजिक से। t = s1 पॉइंट नंबर 1, और फिर ये एक आप कह सकते हो कि इस पर टेंजेंट है हाइपरबोला पे। तो हाइपरबोला पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c² = a² m² - b²। अब यार ज़्यादा चेंज ये होगा कि हाइपरबोला की जगह पे एलिप्स हो जाएगा, तो c² = a² m² + b² लिखेंगे। पैराबोला हो सकता है तो c = a/m लिखेंगे। तो इतना हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अब इतना भी अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मेरा मानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D के क्वेश्चन सपने में भी गलती नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, उस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन फंडा क्लियर है कि भाई t = s1 इज़ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मिड पॉइंट x1 y1, और देन यूज़ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द स्टैंडर्ड कर्व विच इज इन द सिलेबस विच इज सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके, देखो ध्यान से। C be the locus of mirror image of the point y² = 4x with respect to the line y = x। तो एक y = x लाइन है और ये y² = 4x है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो मिरर इमेज आएगा वो आपका आ जाएगा x² = 4ay। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये तीनों। तो आप कह सकते हो कि C हो जाएगा आपका x² = 4y। अब आप ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है तो t = 0, तो x(1) = 4 टाइम्स y + y1/2। तो ये कैंसिल हो गया सब।
तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें बस पॉइंट ये ध्यान रखना है बच्चों कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मिरर इमेज होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये आप अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको थोड़ा पापड़ बेलना पड़ सकता है। और यहाँ पे जैसे हमने t इक्वल टू 0 का यूज़ किया क्योंकि कर्व पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया। तो फिर क्या किया, t इक्वल टू 0 मतलब, अब t इक्वल टू 0 भूल भाल गए तो dy बाई डी एक्स से टेंजेंट की स्लोप निकाल लेना इस पॉइंट को पुट करके, और टेंजेंट का स्लोप आ जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। इस बात को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी तो आप बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो इसमें क्या फंडा था, कहो कि पहला फंडा ये था कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज निकाल रहे हैं आप पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मिरर इमेज हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये तो ऐसे बना रहे थे, दिखा रहे थे कि इसका मिरर इमेज आपका ऐसे बनेगा। दूसरा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखिए, इक्वेशन ऑफ फलना लिखिए, इक्वेशन ऑफ ढिमका लिखिए, जो मन करे लिखिए। अब उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन में आते रहते हैं, इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। और ऐसा नहीं है ये तूफ़ानी क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करते हैं, है ना, बहुत आसान से पेपर आ रहे हैं आजकल। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपके टफ़ होते हैं जिसको लेकर पूरा स्टूडेंट परसेप्शन बना लेते हैं कि आपका पूरा पेपर ही टफ़ आ गया, रिलेटिव मार्किंग लो हो गई, और जब परसेंटाइल आती है तो उनको पता चलता है कि सबसे आसान पेपर हमने ही किया था। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, द लेट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाई द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0 ए लेस देन 0 इज 2√2 एंड 2√5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम लोग ए और सी निकाल लेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट टू द सर्किल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन को याद रखिएगा कि इसका स्लोप अगर x है तो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप हो जाएगा -1/x। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो जी कितने हैं, a/2 का होल स्क्वायर माइनस सी, ये कितना है 2√2 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बाई 4 माइनस सी की वैल्यू मिल गई आपको 2 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से दूसरा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट f कितना है a, तो a स्क्वायर माइनस सी 2√5, तो अगेन 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो 3a स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू मिल गई आपको 3 के इक्वल, तो a 3 कैंसिल, a नेगेटिव है तो a की वैल्यू -2 मिल गई, और a -2 मिला तो c आपको मिल गया a स्क्वायर माइनस 5, तो a स्क्वायर माइनस 5 इज़ आप कह सकते हो 4 - 5 विच इज़ -1। तो सर्किल आपको मिल गया, सर्किल जो s होता था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है ये, सर्किल का सेंटर अगर लिखा जाए तो सर्किल का सेंटर क्या करेंगे हम, आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका सेंटर हो जाएगा 1,2 और रेडियस है इसका 1 + 4 + 1 √6। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों y माइनस वाई के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h और a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो तो इसका स्लोप है -1/2। अब ध्यान से देखिए m1 कितना है -1/2, तो अपने रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे y माइनस के की जगह आपका 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस a मतलब √6 टाइम्स। आप कह सकते हो इसको ऐसे ना करके एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ये टेंजेंट को एज्यूम कर लीजिए, वो लिखिए 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, है ना, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दीजिए। तो सेंटर आपका कितना है, ये ऐसे है डायग्राम, टेंजेंट दिखा रहे हैं, तो ये सेंटर है 1,2 और रेडियस आपका √6। ओके, तो थोड़ा सा हम मिटाएंगे बच्चों क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है। तो सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल किया, है ना, तो ये कितना आ गया, तो आप कहोगे कि 1 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 प्लस लैम्डा होल डिवाइडेड बाई √6 का मतलब √5 इक्वल टू रेडियस √6। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±√30।
तो यहाँ पे प्लस माइनस √30 कर देते हैं, 2x माइनस वाई प्लस माइनस √30 इक्वल टू 0। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू ओरिजिन रखो तो √30 होल डिवाइडेड बाई √5 विच इज आंसर इज √6 के इक्वल, है ना। √6 है आंसर में, √6 है, √7 है, √11 है, √10 है, तो √6 इज द करेक्ट आंसर। इसमें पॉइंट ये था बच्चों कि पहले x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का लेंथ का फॉर्मूला लगा के आपको a और c निकाल लेना है, पॉइंट नंबर 1। फिर टैंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से लिख लीजिए। टैंजेंट गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रो, स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव रेसिप्रो -1 के इक्वल करना मत भूलना। कई बच्चे पैरेलल लाइन को उठा लेते हैं और आंसर दूसरा कराते हैं, वो गलत हो जाता है आंसर, वो भी दिया है। तो हम लोग क्या किए, टैंजेंट की इक्वेशन जब पूरा निकाल लिए तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकाले हैं वो आया है √6 के इक्वल, विच इज़ द ऑप्शन आपको गिवन है। हमने ऑप्शंस नहीं लिखवाया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग ये सीख रहे हैं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई x एक्सिस y एक्सिस एंड बोथ एक्सिस। x एक्सिस का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, y एक्सिस के लिए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c, और बोथ एक्सिस के लिए भी सिमिलरली हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1-2 क्वेश्चन और आए हैं जिसको भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला है द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज टैंजेंट टू द सर्किल एट 2,5। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये इस पर लाई करेगा। फैमिली ऑफ सर्किल से आप टेंजेंट सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वल टू 0, और उसका सेंटर निकाल के इस लाइन पे लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा आएगा, सर्किल का वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये कह रहा है कि एक सर्किल है, एक लाइन एक पॉइंट पे टेंजेंट है, और ये है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो तो 2,5, और एक डायमीटर आपको दिया है कि इस सर्किल का इस पे लाई कर रहा है, और ये है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 4 लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल के सेंटर से पास कर जाएगा, और सर्किल का सेंटर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करते हो, इसके स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हुए x प्लस 2y इक्वल टू 2 प्लस 5 2 जा 10। अब इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके हम सेंटर निकाल लेंगे। तो वी हैव द रिलेशन 2y प्लस 4 इक्वल टू, सब कुछ y में करें तो 12 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y जैसे ही 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 8 करेंगे, तो x आ जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 8,2। ओके, तो अब ये r है, तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ सर्किल, तो विच इज़ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ 3√2। 3√2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 3√5 लिखा है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया इसका मतलब। अब देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। 3√5 देखते हैं। तो देखो ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y, तो इसमें रखेंगे ये 2, तो 2 होगा, और ये 5 तो 12, ये सही लिखा है। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो 2y प्लस 4 इक्वल टू ये 12 माइनस 2y, तो ये इधर क्या 8, ये इधर है 4y, तो ये y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें 2 रखेंगे तो ये 2 2 4 4 8 हो गया, तो x 8,2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये निकाले तो ये आ गया आपका रूट ऑफ 6 स्क्वायर आएगा ना। ये हमने 3 कैसे लिखा है, ये 6 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3√5। अब आपका आंसर करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा गुड लक होता है कि आंसर नहीं मैच किया। अगर बैड लक होता तो 3√2 एक ऑप्शन में दिया रहता और हम मछली बन के फड़फड़ा रहे होते। तो वैसे आपको मछली नहीं बनना है, आपको शिकार करना है। आपके सामने शिकार जा रहा है, उसको शिकार करिए, आपको शिकारी बनना है ना। और वो एकदम आराम से होना चाहिए। तो बच्चों देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइनली आपने अगर हमारा महारिवीजन देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन वहीं रटे रटाए घिसे पीटे देते हैं। अब कहोगे कि सर ये बताओ, सर्किल के एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं हो तो फिर सीधी सी बात है ना बच्चों, वो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, भूल जाओगे। या तो डेरिवेशन करने का तरीका, इतना हमारे पास डेरिवेशन का टाइम नहीं रहता।
तो ये सारी चीज़ें आप लिख लिख के याद करेंगे तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे बच्चों। और देख ही रहे हैं हम लोग जो कि जितने क्वेश्चंस किए आप, टेंजेंट, इन्फॉर्मेशन और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वहीं आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के साथ, और ये आप अच्छे से कर लेना। ये ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, टेंजेंट है, नॉर्मल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट है। अरे वो पहले अटैम्प्ट या अगले अटैम्प्ट में क्यों, अगले अटैम्प्ट में देखिएगा कभी क्वेश्चन आपका अलग थोड़े आएगा, यही सब आएगा, समझे, और कुछ नया नहीं आएगा बच्चों। इत्मीनान से करो, हैप्पी रहो, गुड लक।